Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles that you can see in front of you. So we'll talk about every article in detail in a very comprehensive manner. Let me give you a brief about it, कि what all we will be covering today. ताकि you feel connected whole throughout the lecture. So as far as this particular session is concerned, तो यहाँ पर अपना जो पहला आर्टिकल है that is regarding flood management and border areas program. कैसा प्रोग्राम है, आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कैसी कोई सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो सारी डिस्कशन होगी. आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है. देन यू हैव पिजन पी. सो इट इज अ क्रॉप. तो अरहर तूर दाल बोलते हैं ना, तो बस ये वही है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप, प्रोटीन रिच फूड है एक. तो इसके बारे में कवर करेंगे, इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, सॉइल, कंसर्न्स क्या हैं इसको लेके, व्हाट आर द न्यू प्रोटोकॉल्स कुछ अगर है तो, सो व्हाई इट इज इन न्यूज, वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे. आपके एक क्रॉपिंग पैटर्न और एग्रीकल्चर डोमेन से आप इसको लिंक कर सकते हो. अगला जो आर्टिकल है दैट इज राष्ट्रीय उद्यमित विकास परियोजना. तो आपके जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से यू कैन टैग. हाल ही हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने इनॉग्रेट करी ये योजना. कहाँ पर? संबलपुर उड़ीसा के अंदर. ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये स्कीम. अब इस स्कीम के बारे में, इसका एम क्या है, इसके जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे. अगला जो आर्टिकल है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के बारे में डिस्कस करेंगे. क्यों? बिकॉज देयर वाज अ रिपोर्ट बाय यूएनईएस, बाय दिस कमीशन आप बोल सकते हो. तो वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो है वो लेंगे. इसका मैंडेट कभी एस्टैब्लिश हुई, कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है, वो सब कुछ. फिर 21 फरवरी से 23 फरवरी तक रायसीना डायलॉग 2024, राइट. सो द 9th एडिशन ऑफ दिस डायलॉग वाज हेल्ड न्यू दिल्ली के अंदर. तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अबाउट दिस डायलॉग थीम, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ इंक्लूड किया गया, वो भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. नाउ इफ टाइम परमिट्स आई टॉक अबाउट अ फंड ऑल्सो, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आर्टिकल. IBSA फंड, इफ टाइम अलाउड वो से शेयर करेंगे, अदरवाइज मैं इसको कल के लेक्चर में ले लूंगी, डोंट वरी. सो वो भी क्या फंड होगा वो तो जब हम इस आर्टिकल पे अगर आएंगे आज तो वो देख लेंगे, अदरवाइज इसको कल में ले लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल. तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें मेनली कवर करने हैं. कोई भी डाउट आपको किसी भी तरीके का होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन शेयर दीज सेशंस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट इट, है ना, सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक दे सकते हो, कोई डाउट पूछ सकते हो. चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क करें. एंड यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. सो डू, ये कुछ 3-4 चीजें हैं और इट विल हार्डली टेक अ मिनट ऑफ योर्स, few seconds I would say. So जब सेशन देख ही रहे हो तो ये साथ साथ काम कर दो. ठीक है, चलिए. हाल ही यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल किसका? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का, फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम. इसका आउटले कितना है? 4100 करोड़ का. 5 साल के लिए स्कीम को रखा जा रहा है, फ्रॉम 2021-2022 टू 2025-2026. तो ये हो गया इसका आउटले, ये हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, 5 साल का टाइम फ्रेम. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब रही बात इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, तो लेट मी टेल यू अबाउट इट. फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम एक सरकार का इनिशिएटिव है जिसका मकसद है, बॉर्डर एरियाज है तो मुझे पता चल रहा है बॉर्डर एरियाज पे फ्लड मैनेज करना और ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना, राइट. सो दिस फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है जी.
तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है इन द फंड्स टू इम्प्लीमेंट इट। तो यहां पर अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है, ये जो पार्ट है ये फोकस कर रहा है ऑन सपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी अगर मतलब आई थिंक आवाज सब क्लियर है क्योंकि थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ है। सो कोई दिक्कत हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई डाउट हो तो मैं आपका अगले सेशन में ले लूंगी। अगर कोई भी मतलब सुनने में वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आवाज क्लियर ही आ रही होगी, ठीक है। तो एज फार एज फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम इज कंसर्न ना, ये जो पार्ट है ये फोकस करता है ऑन सपोर्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स इन फ्लड रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे फ्लड कंट्रोल में हो गया, एंटी इरोजन मेजर्स अगर कोई भी सरकार ले रही है किसी स्टेट की, ड्रेनेज डेवलपमेंट को लेके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सी इरोजन। तो ये सारा जो है यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या करता है, सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी इन टेकिंग अप दीज क्रिटिकल वर्क्स दैट आर रिलेटेड टू ऑल दीज एक्टिविटीज। अब रही बात इसकी फंडिंग की, तो यहां पर फॉर स्टेट्स कैटेगराइज्ड एज स्पेशल स्टेट कैटेगरीज, जिसके अंदर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं और अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर यूटी ये सारी आ जाती है। तो वहां पर फंडिंग रेशियो कैसा है, 90% सेंटर का शेयर रहेगा और 10% स्टेट का रहेगा। बाकी जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60% सेंटर और 40% स्टेट का शेयर रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो मुझे इतना तो पता चल गया है इसके में इसका फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड हेल्प असिस्टेंस टू स्टेट्स सो दैट दे मैनेज द फ्लड्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आउट देयर। नाउ अदर थिंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड। देखो यहाँ पर रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज कॉम्पोनेंट, इट इज अनदर पार्ट ऑफ दिस फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम। तो यहां पर रिवर मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया फोकस करता है नदियों को, रिवर्स को मैनेज करने में, जो कि दैट फॉर्म बॉर्डर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज। मतलब कोई भी अगर ऐसी रिवर है, कोई नदी, जैसे वो मान लो बॉर्डर बना रही है हमारा इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, राइट, वैसे इंडिया पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। तो मैनेजिंग दैट रिवर्स दैट फॉर्म द बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इट डील्स विद कि फ्लड कंट्रोल वहां मेक श्योर कि नहीं हो, इरोजन प्रिवेंशन हो और बाकी जो भी एक्टिविटीज है दैट आर रिलेटेड टू दीज रिवर्स। फंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट provides 100% of the funds for projects under this particular RMBA component, ठीक है जी। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। RMBA जो कंपोनेंट है इसके अंदर 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फंड, जिसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट डोंट नीड टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट ऑल आर द एक्टिविटीज? सो इट इंक्लूड्स, जैसे आप यू बिल्ड स्ट्रक्चर्स, you take measures to control the floods and prevent erosion along the rivers that serve as border with the neighboring countries. और इसके अंदर you can monitor, you can predict the floods in these areas that are crucial to prepare and respond effectively. देखो, hydrological observations and flood forecasting, investigation and pre-construction activities फॉर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर आता है मतलब स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व cooperation with the neighboring countries on managing the shared water resources, right? So the works done under this RMBA, it aims to protect those important installations such as security agencies, facilities, border outposts from floods and erosion along the borders. So ये मतलब protection of all these things. So states that implement floodplain zoning, मतलब जो it is a method to manage floods by regulating the land. तो यहाँ पर अगर आप देखो, the scheme has the provision, क्या provision है स्कीम के अंदर? Incentivizing the states, कौन सी states? Which implement floodplain zoning recognized as an effective non-structural measures for flood management. तो यहाँ पर floodplain zoning के अंदर आता है एक ऐसा method where you are managing floods, कैसे? By regulating the land use in flood prone areas. तो वहां पर उन states को भी incentives दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। सिग्निफिकेंस ओवरऑल क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है? इट हेल्प्स टू मैनेज द फ्लड्स
एंड इरोजन अलोंग द बॉर्डर एरियाज, स्पेशली कंसीडरिंग कि जिस तरीके से हमारे जो वेदर इवेंट्स इतने एक्सट्रीम हो रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी कम हो और उसकी इंटेंसिटी जो वेदर इवेंट्स की जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, सो क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स जो हो रहे हैं ये ऐसी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एग्जिबिट नहीं करे इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सटेंट, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी, तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स, आई विल से इट ओनली इंस्टीट्यूट से समझ जाना कि मैं इस इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ। दिस इंस्टीट्यूट, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट, अ न्यू फास्ट ब्रीडिंग प्रोटोकॉल is likely to make it easier for scientists, क्या आसान हो जाएगा उनके लिए, to develop better quality of pigeon pea crop at a faster rate। तो ये जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो तो आई टॉक अबाउट, उससे पहले हम बात करते हैं पिजन पी के बारे में। अरहर, तूर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप है, प्रोटीन रिच फूड है, जो इंडिया में दालें हम कंज्यूम करते हैं, प्राइमरीली कंज्यूम्ड एज दाल इन इंडिया। ट्रॉपिकल एरियाज की एक प्रीडोमिनेंट क्रॉप है, मेनली आपको सेमी एरिड रीजन जो है इंडिया के वहां पर ये काफी कल्टीवेट करी जाती है। इसमें इसको 600 to 650 mm एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए, अलोंग विद मॉइस्ट कंडीशंस फॉर इनिशियल 8 weeks एंड ड्राई कंडीशंस चाहिए ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग एंड पोस्ट डेवलपमेंट फेज। तो ये इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात है। जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में अब आपको चाहिए है तो 26 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए और रेनी सीजन के अंदर, एंड पोस्ट रेनी सीजन मतलब नवंबर टू मार्च में आपको 17 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए रहता है। सोइल की बात करूं तो ये मतलब बेसिकली इट कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, लोम सॉइल इसके लिए मोस्ट सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू लो रेडिएशन एट पोस्ट डेवलपमेंट। इसीलिए फ्लावरिंग ड्यूरिंग द मॉनसून एंड क्लाउडी वेदर लीड्स टू पुअर पोट फॉर्मेशन। हालांकि ये यूपीएससी आपसे ऐसे पूछेगी नहीं, बट सिंपल सी बात यही है कि पिजन पी सेंसिटिव टू लो रेडिएशन, राइट। तो जो क्लाउडी वेदर होता है मॉनसून सीजन के टाइम पे, ऐसा वेदर इट लीड्स टू पुअर फॉर्मेशन ऑफ पॉट्स, राइट। तो ओवरऑल ये बहुत वर्सेटाइल क्रॉप है जो अलग अलग सॉइल्स और टेम्परेचर कंडीशंस को अडेप्ट कर लेती है, बट हाँ इट रिक्वायर्स कुछ स्पेसिफिक रेनफॉल पैटर्न्स इसके हैं, एंड इट इज सेंसिटिव टू रेडिएशन। ठीक है जी, थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। सो इट इज कॉमनली इंटरक्रॉप्ड। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं ये लाइंस अभी नहीं पढ़ रही, 1-to-1 डिस्कशन के तरीके से सुनते हैं। इट ऑफन ग्रोज अलोंगसाइड विद अदर क्रॉप्स, और इंडिया के अंदर 80 से 90% पिजन पी जो क्रॉप्स हैं दे आर इंटरक्रॉप्ड विद वेराइटी ऑफ अदर प्लांट्स, सो एज इट इज ग्रोन अलोंगसाइड अदर क्रॉप्स। यहाँ पर ये जो क्रॉप है इट इज सस्केप्टेबल टू सेवरल डिसीजेस, जिसकी वजह से जैसे मोज़ेक डिसीज है और देयर आर वेरियस अदर डिसीज। अब यूपीएससी आपसे डिसीजेस नहीं पूछेगी, हालांकि कुछ डिसीजेस मेंशन है यहाँ पर, इफ यू वांट टू टेक अ लुक ओवर इट, ये आप ले सकते हो, राइट। कुछ डिसीजेस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं इनकी ग्रोथ को और इसकी यील्ड को। ब्रीडिंग बेटर वेराइटीज ऑफ पिजन पी हैज बीन डिफिकल्ट। ब्रीडिंग चैलेंजेस की अगर मैं बात कर रही हूं, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ग्रोथ साइकिल एंड सेंसिटिविटी टू डे लाइट। सो ओवर द पास्ट 60 years की अगर मैं बात करूं, ओनली अबाउट 250 वेराइटीज, 250 वेराइटीज हैव बीन डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड। सो कंसर्न यही है, पिजन पी का जो लॉन्ग ग्रोथ साइकिल है एंड जो सेंसिटिविटी है टू डे लेंथ, इट हैव हिंडर्ड देयर ब्रीडिंग एफर्ट्स। ठीक है जी। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन ए, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इट इज़ वेरी रिच इन सच न्यूट्रिएंट्स। और रही बात मेजर पी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, तो यूपी, MP, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सारी जो है इसकी मेजर स्टेट्स हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है न्यू प्रोटोकॉल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर, जिसकी हम बात कर रहे थे ना। मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने पिजन पी के बारे में डिस्कस करा। तो एज फार एज प्रोटोकॉल्स आर कंसर्न, जब इस इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, सो ये जो नया कन्वेंशन है ये क्या प्रॉमिस कर रहा है?
वादे कर रहा है कुछ, क्या वादे कर रहा है? जो दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करने में, ब्रीडिंग टाइम को शॉर्टन करना. So the new protocol significantly reduced the time that is needed to develop the new pigeon pea varieties. Traditional breeding methods मतलब it could take up to 13 years, but नए protocol से it now takes only 2 to 4 years. साइकिल की बात है. So the new convention promises to substantially cut the time that is required to develop the new pigeon pea lines. Right? So the protocol enable better कंट्रोल ओवर वेरियस फैक्टर्स, टेम्परेचर पे, डे लेंथ, ह्यूमिडिटी, ब्रीडिंग साइकिल, और इन फैक्टर्स को अगर आप मैनेज करें इफेक्टिवली तो साइंटिस्ट कैन स्पीड अप देयर ब्रीडिंग प्रोसेस. ठीक है जी, अगले आर्टिकल पे चलते हैं. जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय उद्यमित विकास परियोजना. कहाँ पर? संबलपुर, उड़ीसा के अंदर. जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. राष्ट्रीय उद्यमित विकास परियोजना, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो. हमारे हमारे यूनियन मिनिस्टर ने जो इनॉग्रेट किया है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम. और ये आपका होमवर्क है. स्वनिधि स्कीम बहुत बार न्यूज में आई है और हमने बहुत बार कवर भी करी है. तो आज आप पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में पढ़ेंगे. जो पीएम स्वनिधि स्कीम के जो बेनिफिशियरीज है, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर देम, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, टू सपोर्ट दो स्ट्रीट वेंडर्स. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देना टू इंडिविजुअल्स, right, focusing on creating job providers rather than job seekers. So simple terms में बात करूँ तो इसका मकसद है to help people start their own businesses and become entrepreneurs, right? So initiative emphasize कर रहा है the importance of upskilling everyone, reskilling. मतलब यहाँ पर आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दें, एडुकेशन दें, so that they improve their skills and adaptability, right? जब देखो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रैपिडली चेंजिंग, तो हमें विथ टाइम उसके साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा, वैसी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी. तो यही इसका मकसद है कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करें with knowledge, with skills that are related to start their own businesses, to run their own businesses, or while helping those existing workers to improve their abilities to stay competitive. आज के टाइम पे जिस तरीके से you see today we have this evolving job market है ना, उसके हिसाब से आपको भी competitive होना पड़ेगा. तो now as far as यही सारी बातें इसके अंदर आपको बस समझ आ जानी चाहिए. So as far as training format is concerned, जो training program है, it combines मतलब classroom sessions है with practical experiences, ताकि एक पार्टिसिपेंट को वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो जाए. तो जो ट्रेनिंग पीरियड है, इट इज ओवर ऑफ 22 weeks. Right, training session will be conducted through offline modes, online mode, hybrid mode. मतलब participant can attend classes in person, online, depending on their preference. और completion के बाद training के participants will receive certificate. ठीक है जी. These certificates add credibility है ना, value to the course. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीम अप किया है, पार्टनर किया है फ्लिपकार्ट के साथ. इंपॉर्टेंट है वो, यहाँ से सवाल बन सकता है एसएससी जैसे एग्जाम्स में कि किसके साथ पार्टनरशिप किया है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक स्टेट सिविल सर्विसेज. सो विच इज अ प्रोमिनेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये, टू ट्रेन द स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स. इसके साथ पार्टनरशिप किया है. अंडर द पायलट प्रोग्राम, स्ट्रीट वेंडर्स इन 10 बिग सिटीज ऑफ द कंट्री विल बी गिवन स्टाइपेंड along with training to expand their businesses. ठीक है जी. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अभी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, at the current pace of growth, the region will not attain the 17 sustainable development goals until 2062, or will be 32 years behind schedule. तो जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है, यू वॉन्ट बी एबल टू अटेन दी 17 SDGs. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट है. ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, बहुत से आर्टिकल्स देखे हैं कि हमें अपनी ग्रोथ को
फास्टन अप करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स स्पेस से आप गुजर रहे हो, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और उससे ज़्यादा करंट पेस से ज़्यादा होता है ना कि जिस स्पीड से अभी जा रहे हैं उसको थोड़ा डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम वो करना पड़ेगा अगर आप अपना इन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के बारे में जानना। When I refer to it, I simply say commission. ठीक है, so it is a platform where governments from Asia Pacific region they come together to discuss and work on economic issues, social development. So it is to promote economic and social development in Asia and Pacific region, जहाँ पर members और associate members के बीच में by fostering cooperation. 1947 में it was established, most inclusive intergovernmental platform है. So the commission promotes cooperation among its how many member states. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा आपको पता होगा मेंबर स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डालती है 53 मेंबर स्टेट्स एंड 9 एसोसिएट मेंबर्स, राइट। तो it is one of the 5 regional commissions of United Nations. So it carries out work in areas like macroeconomic policy, poverty reduction and finance for development, trade, investment. तो कहाँ पर ये काम, मतलब कौन से एरियाज में काम करती है, कैसे ट्रेड और बढ़ाई जा सकती है देशों में, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके नॉलेज शेयरिंग होना, सोशल डेवलपमेंट को लेके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर है। ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? एसडीजी सबको पता होगा, ये यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए थे 2015 में, जहां पर अपने को प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, पॉवर्टी एंड करनी है। तो उसके लिए इट वाज अ यूनिवर्सल कॉल कि इंश्योर करें कि बाय 2030 ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर एसडीजी फ्रेमवर्क सेट टारगेट फॉर 231 यूनिक इंडिकेटर्स अक्रॉस 17 एसडीजीज। होमवर्क क्या है? सारे 17 एसडीजीज आपको याद करने हैं, बिल्कुल करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर जहां पर हम डिस्कस करेंगे 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग वाज हेल्ड 21 फरवरी से 23 फरवरी तक दिल्ली के अंदर। तो हमारे लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए फॉर प्रीलिम्स आई विल टॉक अबाउट दिस डायलॉग, किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या थीम है, कब होता है, कैसी कॉन्फ्रेंस है, और इन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहे हैं। एनुअल कॉन्फ्रेंस है, हर साल मतलब होती है, ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, जिसका जो आज के टाइम पे हमारी दुनिया जो चैलेंजेस फेस कर रही है, जो इश्यूज फेस कर रही है, उसको एड्रेस करना। 2016 से हर साल हो रहा है, इट इज हेल्ड एनुअली सिंस 2016 इन न्यू दिल्ली। सो लोग फ्रॉम पॉलिटिकल, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी बैकग्राउंड सब इसको अटेंड करते हैं। तो एक इसमें इट इन्वॉल्व्स हेड ऑफ स्टेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर जॉइंड बाय थॉट लीडर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, अकेडमिया। सो डायलॉग है एक मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशन, मतलब क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशन होती है, वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। थीम 2024 की इस बार की है चतुरंग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन और क्रिएट। तो जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस रही है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये 6 पिलर्स हैं। टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज। चाहूं तो इसको सिर्फ ऐसे पढ़ सकती हूँ, बट वो फायदा नहीं है। ये पिलर फोकस कर रहा है ऑन एड्रेसिंग, ऑन डिस्कसिंग द रेगुलेशंस, द पॉलिटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट जो सोसाइटी का है, हाउ रेगुलेशंस कैन अडॉप्ट टू दीज चेंजेस, पहला। दूसरा, पीस विद प्लैनेट। Obviously, you need to invest in, you need to come up with innovation for environmental sustainability. पूरी discussions will revolve around ways to achieve peace and harmony with the planet, right? Environmental challenges को साथ में address करते हुए. War and peace. So this pillar delves into discussion about military strategies, conflicts, right? और उसके बाद decolonizing and multilateralism. So emphasis is on reforming international institutions. Promoting inclusivity. फिर पोस्ट 2030 एजेंडा, पीपल एंड प्रोग्रेस, टू इंश्योर progress and prosperity for people around the world. We'll explore the strategies for achieving those sustainable development goals, and then defending democracy, society and sovereignty. तो जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो दिस डिस्कशन ऑफ दिस पिलर विल रिवॉल्व अराउंड दैट थिंग.
ठीक है जी, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।